बच्चे को मिड डे मील जब स्कूल में आता है तो उसको मिलना है। स्कूल का नाम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल पापू नाला। एक दिन हम लोग को मिलता है ना, और एक दिन सीनियर लोग का 6-7। इसमें आपकी बात ठीक है, 2-3 स्कूल में मैं भी गया तो ऑलमोस्ट 500 टीचर्स का रेगुलराइजेशन करने का प्रोसेस। गैप करके देते हैं। एक दिन देता, एक दिन नहीं। एक दिन गैप करके। हाँ, एक दिन गैप करके। देखिए यूनिफॉर्म में हमें प्रॉब्लम आ रही नहीं है, जहाँ पर अगर आपके पास में इस तरह की कंप्लेंट है कि एक दिन दिया जाता है, एक दिन नहीं दिया जाता, आप मेरे लेवल पे ले तो उस पर हम विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। मिड डे मील खिचड़ी आप लोग को रोज दे रहा है? एक किसान नहीं मिला? खिचड़ी रोज नहीं मिलती। एक दिन। हाँ, पहले भी ऐसे ही था, आज अभी भी ऐसे ही है। मैं बहुत सीरियस होके एजुकेशन के लिए बात करना शुरू किया है। स्मार्ट क्लासरूम में अगर कहीं फंक्शनल नहीं है। Itanagar, capital of Arunachal Pradesh, and today we are going to interact with Amjad Tak. He is a commissioner of education. अरुणाचल प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है क्योंकि हजारों टीचर्स हैं यहाँ पे, ऐसे टीचर जो पहले सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिनको रिक्रूट किया गया था, वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये एक स्कीम थी। अब ये अरुणाचल गवर्नमेंट ऐसे टीचर्स को सीनियरिटी बेसिस पे रेगुलर करने वाली है। ये हम कमिश्नर से जानेंगे, अमजद ताक जी से। सर, कितने लोगों को कैसे किया जाएगा सर? आप रेगुलराइजेशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। पिछले साल भी हमने टीचर्स रेगुलराइज किए थे और जो रेगुलराइजेशन होता है वो सीनियरिटी बेसिस पे ही होता है। 2006-7 के काफ़ी टीचर्स, ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स ऑफ 2006 एंड 7 रिक्रूटेड, दे हैव बीन रेगुलराइज्ड। और इस बार कुछ बचे हुए टीचर हैं तो 2007 में जिनका रिक्रूटमेंट हुआ था, और उसके बाद में सम ऑफ द टीचर फ्रॉम 2008 रिक्रूटमेंट, तो वील बी टेकिंग उनको लेके, और ऑलमोस्ट 500 टीचर्स का रेगुलराइजेशन करने का प्रोसेस अभी हमने शुरू किया है और डेटा इकट्ठे कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया, रेगुलराइजेशन बिल्कुल सीनियरिटी बेसिस पे ही किया जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। सर, आपने एक नोटिस निकाला जिसमें आपने कहा लॉबी या ज़्यादा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए, क्या चीज़ को लेके सर? अगर नहीं, मैंने अभी एक एडवाइजरी निकाला है जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए, उसमें मैंने यही मेंशन किया हुआ है कि जिन जिन टीचर का रेगुलराइजेशन हो रहा है उनका टाइम बाउंड रेगुलराइजेशन है, जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो तो होगा ही। उसमें वो अननेसेसरी उन्हें कहीं जाके कोई अगर उनको थर्ड पर्सन अश्योरेंस देता है कि हम आपका रेगुलराइजेशन करवा देंगे, ऑफरिंग सम अनड्यू मीन, थोड़ा अवॉइड करना है और गवर्नमेंट पे फेथ रखिए। और आप सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, और जो सीनियरिटी लिस्ट है वो भी हमने अपनी वेबसाइट पे भी हम डाल देंगे, और उसके अलावा ऑफिस में भी अवेलेबल है। अगर किसी भी टीचर को कहीं कंफ्यूजन होता है कि हमारा रेगुलराइजेशन नहीं होगा, या किसी जो आउट ऑफ टर्न रेगुलराइजेशन हो सकता है किसी का, तो ऐसी बिल्कुल किसी भी तरह की कोई गुंजाइश नहीं है। और ये मैटर ऊपर के लेवल तक, गवर्नमेंट के लेवल पे, टॉप लेवल पे भी इस चीज़ की मॉनिटरिंग हो रही है। तो सर, हमने जाना है कि आपने कहा था कि ये यूनिफॉर्म को लेके पिछले साल यूनिफॉर्म दी गई थी, इस बार आपने ये कहा 18 करोड़ फंड आया, बट वो लैप्स भी हो सकता है। ये आप लोग की गवर्नमेंट अभी तक सेशन काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, यूनिफॉर्म को लेके आप लोग डीबीटी मोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, यूनिफॉर्म में हमें प्रॉब्लम आ रही थी काफ़ी, और पिछले साल पैसे हम डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर पाए। और ये यूनिफॉर्म का जो पैसा है, जो स्टेट, वो डीबीटी मोड में ही होता है, वो डायरेक्ट स्टूडेंट के अकाउंट में जाता है। अब जब हमने पीएफएमएस में पता किया, तब हमें पता लगा कि लगभग 15 से 20% स्टूडेंट ही इसके बेनिफिशियरी हो पा रहे हैं। बाकी का या तो अकाउंट आपका डोरमेट अकाउंट है, या फिर कुछ क्रेडेंशियल्स आपके ठीक नहीं है, तो इसलिए पैसा आपके अकाउंट में जमा नहीं हो पाता। तो इस बार हमने ये डिसाइड किया है कि हम टारगेटेड अप्रोच लेके चलेंगे, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने अपने लेवल पे मीटिंग भी किया था और किया था कि अगर टेक्निकल इश्यूज होते हैं कुछ, और उसके कारण अगर बच्चे को हम डिप्राइव हो रहा है, जिसको हमें यूनिफॉर्म देनी है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो उस चीज़ को रिजॉल्व किया जाएगा। और उसके लिए हम थोड़े सिस्टमिक चेंज भी कर रहे हैं। वी आर इन्वॉल्विंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सो डीएम के डायरेक्शन में अगर हम किस पेमेंट का हम सोच रहे हैं कि कैश पेमेंट तो होगा नहीं, तो चेक से ही पेमेंट जाएगा, बट ये अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ताकि वो बिल्कुल एक्चुअल बेनिफिशियरी को पहुंचा जाए और वो उसको हम ट्रैक भी कर सकें कि वो पैसा कहाँ गया है। तो पीएफएमएस के मोड के बजाय में अगर हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, तो हम लोग वो मोड
आइडेंटिफाई अभी हमने डिस्कशन किया है डिपार्टमेंट लेवल पे, और अगर ऊपर से हमें अप्रूवल मिल जाता है गवर्नमेंट का, तो वी विल मेक श्योर कि इस तरह का पैसा हम बच्चों को थ्रू चेक डिस्ट्रीब्यूट कर सकें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो चिंतन शिविर के बाद आप लोग ने अलग अलग टूर किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को, ईस्टर्न अरुणाचल में प्राइम मिनिस्टर सोना सर के साथ। तो ये जो मिड डे मील पीएम पोषण स्कीम है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेके हमने काफी बार की, इस बार भी हम कर रहे हैं। तो एक दिन दी जाती है, एक दिन मिड डे मील में खिचड़ी या जो भी देते हैं, एक दिन देते हैं, एक दिन नहीं देते, ये गैप होता है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से तो फुल फंडिंग होती है इसकी, इसको लेके आप क्या कहेंगे, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन? नहीं, जहाँ पर अगर आपके पास में इस तरह की कंप्लेंट है कि एक दिन दिया जाता है, एक दिन नहीं दिया जाता है, ऑन रिकॉर्ड आप मेरे लेवल पे लेके आइए उसको या मुझे बताइए, तो उस पर हम विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसा मिलता है हमें, और स्टेट गवर्नमेंट से जो थोड़ा असिस्टेंस मिलता है कुक की सैलरी में, या और भी असिस्टेंस मिलता है, उसको देखते हुए हर दिन बच्चे को मिड डे मील जब स्कूल में आता है तो उसको मिलना है। और उसके लिए हमने एएमएस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। जो आपका डेली मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, लगभग 35-40% स्कूल से हमें मॉनिटरिंग में इंफॉर्मेशन मिल जाती है, एंड विच डायरेक्टली गोज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ, इस एएमएस में हमें अभी 100% सफलता नहीं मिल पाई है, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क के भी इशू है अरुणाचल प्रदेश में। बट फिर भी आज के दिन भी रिपोर्टिंग हमारी 25 से 30% है पीएम पोषण पोर्टल पे। और जैसा आपने बोला है कि एक दिन छोड़ के एक दिन मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कहीं ऐसा है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना एक्शन चाहूँगा लेंगे। कि अगर ऐसा कुछ है तो आप मेरे नॉलेज में लेके आइए, देन विल टेक एक्शन। स्मार्ट क्लासेस स्कूलों में हमने देखा कि एसी, टीवी जो दिए गए, अभी ना इंस्टॉल किए गए हैं, ये स्मार्ट क्लास को लेके काफ़ी ज़्यादा स्कूलों में हमने देखा है ये। तो आप लोग किस तरीके से स्मार्ट क्लासेस को नहीं, इसमें आपकी बात ठीक है। 2-3 स्कूल में मैं भी गया तो मुझे भी लगा ऐसे कि सामान पहुँचाया हुआ है, सामान पैक करके रखा हुआ है, टीवी भी पैक करके रखे हुए हैं। तो अब जाके हम एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बहुत जल्दी। और उसके बाद में हम जहाँ-जहाँ, जो-जो सामान हमारा रखा हुआ है, वेदर इट इज़ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे बिल्डिंग हो, स्कूल्स हो, बाउंड्री हो, उन सब की मैपिंग की जाएगी। मैपिंग करने के बाद में देन वी विल टेक एक डिसीजन लिया जाएगा कि हम किस सामान की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है। अगर जैसे आपने बताया कि अगर स्मार्ट क्लासरूम में अगर कहीं फंक्शनल नहीं है और उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, तो दैट आल्सो विल एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज। और जहाँ-जहाँ पर ये सामान बंद पड़ा है या जहाँ यूज़ में नहीं आ रहा है, हम इसको जल्दी यूज़ में लाने के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। सर, रीच टू टीच का क्या रोल था? रीच टू टीच एक एनजीओ के द्वारा जो बच्चों को ट्रेनिंग दी गई टीचर्स को हम्म, स्कूलों में, उसका कोई सक्सेस हुआ सर? देखिए, रीच टू टीच जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नीति आयोग का ट्राईपार्टेड एग्रीमेंट से हमें मिला हुआ है, उनका असिस्टेंस। और वो प्रो बोनो पे काम करते हैं, सो वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग टू देम। बट यस, जो पेडागोजी में है और जो 10th और 12th के आपके रिजल्ट को सुधारने के लिए जो उनको उनकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, जो उनके स्किल्स हैं, जो उनकी एक्सपर्टीज़ हैं, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, और उनके कारण हमें काफ़ी इसमें सहायता भी मिली है। हमने कुछ बुकलेट्स भी तैयार किए जो हम बच्चों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंड रीच टू टीच के पास अच्छा एक्सपोजर है, दे हैव वर्कड इन वेरियस अदर स्टेट्स एज वेल। तो जो उनका एक्सपीरियंस है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। सर, जी। ये जो चिंतन शिविर था, चिंतन शिविर को लेके आप क्या कहेंगे कि चिंतन शिविर में कितनी सक्सेसफुल हुई चिंतन शिविर जो कराया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उससे क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा? देखिए, चिंतन शिविर कितना सक्सेसफुल हुआ या कितना नहीं हुआ, इसको मैं खुद नहीं बता सकता, क्योंकि हमने तो खुद ही चिंतन शिविर ऑर्गेनाइज किया है। मेरा मानना है अरुणाचल प्रदेश में एटलीस्ट हमने एजुकेशन के बाद में बहुत सीरियस होके एजुकेशन के लिए बात करना शुरू किया है। आज हम अपनी सिचुएशन को जानते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स के इश्यूज हैं, हमारे टीचर्स अगर हैं तो उनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, कुछ टीचर्स के पास कुछ स्कूलों में टीचर है जहाँ पर बच्चे नहीं हैं। तो ये बातें हमारे अब नॉलेज में आई हैं, और हमने पब्लिक डोमेन में भी रखी हैं। हम सारे जितने ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं सबने इसमें शामिल हुए, और सबने हमारी बातें सुनी और उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए। उसमें आपके जितनी भी सिविल सोसाइटी हैं, प्रबुद्ध जितने भी लोग हैं, वो सब शामिल हुए, स्टूडेंट यूनियन इसमें शामिल हुई। तो एटलीस्ट एजुकेशन के बारे में सीरियस टॉक शुरू हुआ है। तो और वही एक शुरुआत होती है। तो और इस तरह के इवेंट्स और भी होंगे, और सिर्फ इवेंट दिखाने के लिए इवेंट नहीं होंगे, क्योंकि चिंतन शिविर के बाद में भी हमने अपना एक पूरा इसका डिटेल्ड कंपोडियम जारी किया है, जिसमें हमने चिंतन शिविर में क्या क्या किया, उसके बाद क्या क्या डिसीजन लिए,
और उसके बाद में ऑनरेबल मिनिस्टर सर जो पूरे अरुणाचल प्रदेश में अपने टूर्स कर रहे हैं, तो उससे ग्राउंड रियलिटी हमें पता लग रही है कि एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, गवर्नमेंट की फंडिंग किस तरफ होनी चाहिए, गवर्नमेंट का ध्यान किस तरफ एजुकेशन में कहाँ पर होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इश्यूज निकल के आए हैं सामने, एंड मैं आई एम होपफुल कि इस तरह की बातें क्योंकि हमने शुरू की हैं तो आने वाले टाइम में इसका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। मोलेस्टेशन को लेके क्या कहेंगे? काफी स्कूलों में ये गा रहे हैं कि धीरे धीरे मतलब कहीं कई जगह ऐसे केसेस उभर के आ रहे हैं कि बच्चों के साथ मोलेस्टेशन होती है, तो आपकी तरफ से क्या मैसेज है? देखिए मोलेस्टेशन में तो इट इज़ मोर डिपेंड ऑन द अपब्रिंगिंग ऑफ द पर्सन जो जिसने ऐसी हरकत की है, और बाकी हम अपने टीचर्स को और अपने जो सीनियर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, डीडीएसीज हैं, उनको हमने सेंसिटाइज किया है कि स्कूल्स में विजिट करें, स्कूल में जाके और थोड़ा विजिल भी रहे, देखते रहें कि कौन किस तरह से बिहेव कर रहा है स्कूल में। बच्चों के लिए हमने हम जो ये सैटरडे में बैगलेस सैटरडे करते हैं, बैगलेस सैटरडे में हमने स्पेसिफिकली गुड टच बैड टच जो छोटे बच्चों के लिए हैं उसके लिए क्लासेस रखी हैं, बड़े बच्चों के लिए एडोलेसेंस की क्लासेस रखी हुई हैं। आपके साथ में कैसा इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर कौन करता है उसको कैसे जज कर सकते हैं आप, इसके लिए भी हमने क्लासेस रखी हैं। और टीचर्स अब ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, टीचर्स खुल के बात करते हैं बच्चों से। तो जी एज ए रेजिडेंट कमिश्नर सर, अभी दिल्ली में एक और नया सदन अरुणाचल सदन बनने वाला है, उसकी कब जी तक तैयारी है, कब तक इनोवेशन? हाँ, अरुणाचल निवास जल्दी ही हम इनॉग्रेट करने वाले हैं। उसमें कुछ इश्यूज हैं जो अभी रिजॉल्व हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई वगैरह के कुछ इश्यूज हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे, एंड आई एम होपफुल बाय this I cannot say give a date, but I'm hopeful कि very soon we'll going to inaugurate. सर एज अ आरसी सर, आप जैसे लोगों की कंप्लेंट होती है अरुणाचल भवन और अरुणाचल हाउस दिल्ली में है, तो वीआईपी लोग अपने एमएलएस के नाम पे मतलब महीने महीने रूम बुक कर लेते हैं, तो जब पेशेंट किसी को नीडी किसी को जरूरत होती है अरुणाचल के लोग जब जाते हैं तो उसके लिए आप लोग कुछ ऐसी प्रबंध करें? नहीं, देखिए अब ऐसा नहीं है। अभी जितना मेरे नॉलेज में आया है, ऑनरेबल मिनिस्टर्स और एमएलए सब रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस तरह का कोई भी रूम, क्योंकि हम डेली उसका चेक करते हैं, कोई भी रूम 3 से 4 दिन से ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं रहता है। और जहाँ तक पेशेंट्स की बात है, पेशेंट्स का हम स्पेशल ध्यान रखते हैं। हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जिसमें डॉक्टर भी हैं और उसके बाद में उसका असिस्टेंट्स हैं, उनका स्टाफ भी हैं, और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हम लोग उनको पूरा असिस्टेंस देते हैं। और कुछ हॉस्पिटल्स में हम उनको कंसेशन भी दिलाते हैं जो डिस्काउंट हो सकता है अरुणाचल वासियों के लिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी को भी कभी भी मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, दिल्ली में कोई रिक्वायरमेंट होती है, आप बेझिझक अरुणाचल हाउस को, अरुणाचल भवन में कॉन्टैक्ट कीजिए, आपका पूरा असिस्टेंस मिलेगा, आपको सहायता मिलेगी, और अगर रूम अवेलेबल होगा तो रूम बिल्कुल मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि रूम किसी के लिए स्पेशल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड होता है, जो जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी अवेलेबिलिटी होती है वो मिलता है। हमारे पास रूम बहुत लिमिटेड है, अभी नए भवन बन जाएंगे, जैसे धीरपुर में भी भवन बनने वाला है, वो हम स्पेसिफिकली डेडिकेट कर रहे हैं स्टूडेंट और पेशेंट्स के लिए। तो उसमें काफ़ी बड़े रूम होंगे, 64-65 के करीब, काफ़ी ज़्यादा रूम है उसमें, तो वो प्रॉब्लम तब सॉर्ट आउट भी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, धीरपुर के सामने ही एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बन रहा है। तो अरुणाचल गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने मिजोरम में भी काम किया हुआ है, अरुणाचल गवर्नमेंट अपने यहाँ के अरुणाचल वासियों के लिए, उनकी मेडिकल नीड के लिए, उनको असिस्टेंस देने के लिए बहुत बहुत सजग है। और किसी भी तरह का कोई इशू आता है, आप एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट आरसी ऑफिस। सो लास्ट एक सैनिटेशन को लेके पीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से भी कभी काफी स्कूलों में हमने देखा, सरकारी स्कूलों में वाटर सप्लाई नहीं है, कनेक्शन तो है, तो आपकी तरफ से पीएचई से कोऑर्डिनेट हो रहा है? नहीं, कोऑर्डिनेट पूरा हो रहा है। वाटर सप्लाई के इश्यूज अभी हमारे काफ़ी कम स्कूलों में रह गए हैं, और जहाँ पर रह गए हैं वहाँ पर हमने अपने से बोरवेल का इंतज़ाम किया है। तो मेरे हिसाब से वाटर सप्लाई का अब ज़्यादा इशू नहीं रहे हैं। हाँ, छोटी स्कूल्स में रह सकते हैं, लेकिन जो कंसोलिडेशन चल रहा है स्कूलों का, जिसमें हम 3-4 स्कूलों को बंद करके एक बड़ा स्कूल बना रहे हैं और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो वी आर मेकिंग श्योर कि जो स्कूल बना रहे हैं, इट शुड कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट, तो वहाँ पानी भी होना चाहिए। तो उस चीज़ को देखते हुए ये सब इश्यूज तो अब रिजॉल्व हो जाएंगे बहुत जल्दी। जी, थैंक यू।